लड़ाई तो हो रही है। लड़ाई भी सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि शदीद तसादुम और टकराव के सामान के साथ हो रही है। सियासी बहरान अब अदलिया के बहरान में तब्दील हो रहा है। हुकूमती इत्तेहाद और अदलिया आमने सामने हैं। एक तरफ तवील इजलास और मीडिया पर बयानबाजी है तो दूसरी तरफ सख्त रिमार्क्स हैं। एक तरफ से 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ से पीर के सूरज को उम्मीद का सूरज भी कहा जा रहा है। एक तरफ 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ से किसी को खामोश पैगाम देने के रिमार्क्स आ रहे हैं। एक तरफ फैसला ना मानने की जिद की जा रही है तो दूसरी तरफ फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त बार बार मुस्तरद की जा रही है। एक तरफ किसी भी तरह इलेक्शन से फरार है तो दूसरी तरफ 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म का तकरार है। सियासी शतरंज के मोहरे अपनी जगह तब्दील कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता अप्रैल में अदलिया के मुखालिफ थी आज अदलिया के साथ खड़ी है और हमारे हुक्मरान जो आज अदलिया के सामने खड़े हो गए हैं कल तक अदलिया की तारीफों में जमीन आसमान पे क़िलाबे मिला रहे थे। अदलिया के हवाले से हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। जमहूरियत की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है। जिस तरीके से ये फैसला दिया गया है हम समझते हैं कि 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं। अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपना वक़ार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। जब अदालतें आइन की तशरीह कर रही हैं, आप उसको मानने से इनकारी हैं। तो अगर आप ये रवैया रखेंगे जहां आप अदालती ऑर्डरों को नहीं मानेंगे क्योंकि आप ताकतवर हैं, तो कल को एक आम पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि आपने नहीं माने तो मेरे पे किसी कोर्ट का हुक्म लागू नहीं होता। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? उस्मा का जो फैसला है आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है या उससे इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हम सब अदलिया का एहतराम करने वाले हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल और कल होने वाली अदालती कार्रवाई पर मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अदम एतमाद पर चीफ जस्टिस के सुओ मोटो एक्शन पर पूरा हुक्मरान इत्तेहाद बाकायदा सफबंदी करके सुप्रीम कोर्ट के गुण गा रहा था। अब वही हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट पर बेंच फिक्सिंग जैसे गंभीर इल्जामात लगा रहा है। क्या हुक्मरान इत्तेहाद ने भी मेरे कप्तान की मानंद यू टर्न लेने शुरू कर दिए हैं? सवाल नंबर 2, हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का ऐलान किया है और फुल कोर्ट से कम किसी चीज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। क्या ये बॉयकॉट अदालत उज़्मा को ब्लैकमेल करने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, वफाकी वजीर दाखिला ने चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया है। क्या ये फैसले से कबल अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश नहीं है? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक तसलसल के साथ मेरे कप्तान को लाडला कहती रही हैं। अब इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ ये है कि अगर फैसला उनके हक में हुआ तो ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। ऐसी बातों को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का लाड कहें या किसी बच्चे की जिद। सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान का आइन फैसला होने से पहले ही जजेस को बदनाम करने और फैसले ना मानने की धमकियों की इजाजत देता है या ये अमल तौहीन अदालत शुमार होगा? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान के शोरा बयान तर्जुमान फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज वजीर आजम को फारिग कर देगी। ये खबर है, तज्जिया है या बस एक मासूम सी ख्वाहिश? सवाल नंबर 7, फवाद चौधरी के दावे के मुताबिक अगर अदालत उज़्मा अपने फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदे से फारिग कर देती है तो हुक्मरान इत्तेहाद नया वज़ीर आज़म लाएगा या इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम है कि उसने 1997 में अदालत पर हमला किया और जजेस को तकसीम किया। क्या अब भी तारीख खुद को दोहराने जा रही है या एक नई तारीख रकम होने जा रही है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने कहा है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो वो फिर सड़कों पर होंगे। इससे पहले जब भी कप्तान सड़कों पर आए उनकी उम्मीदें और मुतालबात पूरे ना हो सके। इस बार क्या गारंटी है कि कामयाबी मिलेगी? सवाल नंबर 10, अगर हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत का बॉयकॉट करती है तो आने वाले बरसों में यह सहूलत और हरबा
दूसरी जमातें भी इस्तेमाल कर सकती हैं? और अगर दूसरी जमातों ने यह काम शुरू कर दिया तो इस मुल्क के अदालती निजाम का क्या बनेगा? सवाल नंबर 11, कल का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का अहम तरीन दिन करार दिया जा रहा है। क्या कल का दिन बेहतरी और मौजूदा बहरान के हल के लिए कोई उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा या बहरानों में घिरे इस मुल्क में एक नया तसादुम जन्म लेने वाला है? सवाल नंबर 12, पीडीएम हुकूमत को इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन महंगाई और डूबती मईशत का सामना है। इन हालात में अवाम के रिलीफ की लड़ाई ज्यादा अहम है या अदलिया से लड़ाई ज्यादा जरूरी है? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज बड़े सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। तलत हुसैन साहब, मैं सबसे पहले शेख रशीद साहब के पास वैसे सहूलत है, ज़्यादातर सहाफ़ियों के पास पाकिस्तान में इसकी सहूलत नहीं है, बट व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग अगले 24 से 48 घंटों में किस किस्म का शोडाउन होने जा रहा है अदालत में? देखें जी, क्लिफ हैंगर है इस वक्त। आपने बहुत अच्छे रेलेवेंट सवाल उठाए हैं 12। जो कोर सवाल उसमें से निकलता है, जो आपने 12 सवाल उठाए हैं, वो ये है कि कल चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने पिछली समाअत के दौरान ये कहा था कि सोमवार वाले दिन कुछ अच्छी चीज़ सामने लेके आएंगे, कोई अच्छा सूरज तलू होगा, तो देखना यह है कि अच्छे सूरज की सूरत क्या होगी। अब 2-3 सिनारियोज मुमकिन तौर पर आपके सामने आ सकते हैं। एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब हुकूमत के इस एतराज़ को कि वो बेंच के ऊपर मोतरज़ हैं, और उनमें से एक जस्टिस साहब जो हैं पहले इसी केस के अंदर अपने आप को रिक्यूज़ कर चुके हैं, उस एतराज़ को मोतबर गर्दाने और उसके बाद या तो बेंच में से वो साहब उठ जाएं या फिर बेंच को बड़ा कर दिया जाए। ये चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार मौजूद है। दूसरा ये कि वो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है जिसका उन्होंने जिक्र किया था, वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि टेम्परेचर्स को हमने नीचे लेके आना है, उसके लिए कुछ 2-4 दिन दे दें और कहें जी कि आप उसमें मिल बैठें और बाकायदा इसको डायलॉग को आगे लेके जाएं और बताएं कि इंतखाबात की तारीख कैसे देनी है। तीसरा जो रास्ता है, जो काफ़ी मुश्किल रास्ता मुझे लगता है, जिसके अंदर ये बेंच इसरार करे कि इसी ने ये पिटीशन सुननी है और इसी पिटीशन के सुनते सुनते ये फैसला सादर करे कि जो तारीख तब्दील की गई है वो काबिल कबूल नहीं है, और हमने जो डिविएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो महदूद मुद्दत के लिए, और महदूद मुद्दत की मुद्दत जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है, और फिर वो दोबारा से इलेक्शन कमीशन को कहे कि प्रेसिडेंट साहब से कंसल्ट करके इतने दिनों के अंदर आप तारीख अनाउंस करें। ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठेंगे, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का अपना नुक्ता नज़र है, उसके अंदर बेंच की कॉम्पोजिशन के इशूज़ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 सिनारियोज़ हैं। ये मैं वैसे आपको बता दूँ कि, और ये मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पिछली मरतबा प्रेज और क्रिटिसिज्म जो था वो फैसलों के हवाले से किया जाता था। किसी को फैसला पसंद है तो वो उसकी तारीफ करता था, किसी को फैसला पसंद नहीं है तो उसकी तनकीद करता था। लेकिन इस मरतबा कोर्ट के अंदर से जो आवाज़ उठी है, जो मेजॉरिटी जज साहबान की हमारे सामने आई है, बेंचेस के बनने के हवाले से, अज खुद नोटिस लेने के हवाले से, बेंचों के तब्दील करने के हवाले से, वो बहुत गैर मामूली है। पिछले फैसलों में जिनकी तारीफ और तनकीद होती थी ये फैक्टर नहीं था।